हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यकार या रचनाकार या लेखक गरसादा तासी के बारे में। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं गरसादा तासी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच या फ्रांसीसी विद्वान गरसादा तासी ने किया। तो गरसादा तासी वह पहले विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। और ये क्या थे, एक विदेशी नागरिक थे। विदेशी कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। और इनकी रचना का नाम क्या था, तो स्थावर द ला लिटरेरी इंदेरियो हिंदुस्तानी। और ये रचना किस भाषा में थी, ये पूछा जाता है, तो फ्रेंच भाषा में थी। अगला क्या आता है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं। स्थावर का अर्थ क्या होता है, इतिहास। लिटरेरी का अर्थ क्या होता है, लिटरेचर या साहित्य। और इंदेरियो का अर्थ क्या था इनका, तो हिंदुओं के द्वारा बोले जाने वाली हिंदी के लिए इन्होंने किस शब्द का यूज किया, तो इंदेरियो का। और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या था, तो मुसलमानों के द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी के लिए इन्होंने किसका यूज किया, तो हिंदुस्तानी शब्द का यूज किया। रचना काल देख लेते हैं। तो इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे, जिनका रचना काल निम्नानुसार माना जाता है। तो इनकी इस पुस्तक यानी कि पुस्तक का नाम क्या था, स्थावर द ला लिटरेरी इंदेरियो ए हिंदुस्तानी। इस पुस्तक के कुल 5 भाग थे और 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। तो प्रथम संस्करण में 2 भाग प्रकाशित हुए थे। वो कब कब प्रकाशित हुए थे, तो प्रथम संस्करण के 2 भाग, पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो 1839 ईस्वी में। और द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो 1847 ईस्वी में। कब प्रथम संस्करण में 2 भाग प्रकाशित हुए थे इनकी इस पुस्तक के। अब द्वितीय संस्करण में इनके 3 भाग प्रकाशित होते हैं। तो इनके प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं तीनों भागों का। तो प्रथम और द्वितीय भाग एक साथ प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ था, 1870 ईस्वी में। किसका, इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण में 3 भाग प्रकाशित हुए थे, जिसमें से प्रथम और द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में और तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है कि इस पुस्तक के कुल 5 भाग थे और जो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए। पहले संस्करण में 2 भाग प्रकाशित हुए, दूसरे संस्करण में 3 भाग प्रकाशित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाशक। तो इस पुस्तक के प्रकाशक कौन थे, तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से पुस्तक क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं इनकी इस पुस्तक की या इस ग्रंथ की। तो यह ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और सन 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने बाई एफ फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तकवत उ सस्सुअरा तथा तज़किरा ए सस्सुअरा ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका उर्दू में अनुवाद करने वाले भारतीय विद्वान कौन थे, तो मौलवी करीमुद्दीन थे। और कब प्रकाशित किया था, तो 1848 ईस्वी में। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों को भी इसमें समावेश किया था। कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना मानते हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि गरसादा तासी का जो ग्रंथ था उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये उर्दू में अनुवाद किसने किया था, तो करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। अब इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वान के बारे में देख लेते हैं। तो सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। कौन, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। गरसादा तासी की जो पुस्तक थी उसका मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू में अनुवाद किया। और हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे, तो लक्ष्मी सागर वैष्णव हैं। और ये क्या थे, तो एक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। और इन्होंने इसका अनुवाद हिंदी में किस नाम से किया या किस नाम से प्रकाशित किया इसको, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मी सागर वैष्णव द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से जो गरसादा तासी की पुस्तक थी इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। और इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या जो गरसादा तासी वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि वह ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने भारतीय साहित्य के इतिहास का लिखने का प्रथम प्रयास किया, जिससे क्या आगे आने वाले भारतीय विद्वानों को भी उनसे प्रेरणा मिली भारतीय साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की।
अगला क्या आते हैं तो इस पुस्तक की हम कमियां देख लेते हैं कि इनकी जो पुस्तक थी गरसदा तासी की, उसकी क्या क्या कमियां हैं। तो इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, यानी कि काल विभाजन नहीं किया गया है। जैसे अभी आप पढ़ते हैं आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर भक्ति काल, तो इस प्रकार से इनकी इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। दूसरी कमी ये थी कि इस पुस्तक में कवियों लेखकों को कालक्रम के स्थान पर आकार आदि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया, यानी कि वर्ण अक्षर के अल्फ़ाबेटिकल क्रम से उनको स्थान दिया गया। जैसे कि अगर किसी का जैसे अमीर खुसरो हैं तो अमीर खुसरो पुराने कवि यानी कि बाद के कवि हैं, लेकिन उनका अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से पहले नाम आता है तो उनको पहले स्थान दे दिया गया। इस प्रकार से ये क्या है, कवियों और लेखकों के कालक्रम के स्थान पर आकार आदि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। अगर आप उनके कालक्रम के अनुसार स्थान देते तो सही होता। आपने किसके वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में उनको स्थान दिया। इस प्रकार से इसकी एक कमी है। थर्ड कमी क्या थी, तो इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया है, यानी कि उस युग की क्या प्रवृत्ति थी उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। देख लेते हैं नोट में क्या बताया जा रहा है। उक्त कमियों के होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि गरसदा तासी की पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो वृत्त संग्रह कहा। क्या कहा है, वृत्त संग्रह। देख लेते हैं अब इसमें वर्णित कुल कवियों की संख्या क्या थी। तो मूल ग्रंथ यानी कि गरसदा तासी का जो मूल ग्रंथ था उसमें कुल कवि कितने थे, तो टोटल कवि कितने थे, 738 थे, जिसमें से हिंदी के कवि कितने थे, तो 72 यानी कि 72 कवि हिंदी के थे। फिर जो करीमुद्दीन थे उन्होंने इसका उर्दू में अनुवाद किया था, तो उसमें कुल कवियों की संख्या कितनी थी, यानी कि करीमुद्दीन ने अपने हिसाब से भी कुछ कवियों को शामिल किया था गरसदा तासी के ग्रंथ में। तो कुल कवियों की संख्या कितनी थी, तो 1004 थी, जिसमें से इन्होंने हिंदी के कितने कवि शामिल किए थे, तो 60 कवि। फिर इसके बाद में हिंदी में अनुवाद किया किसमें, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने किया, तो इसमें इन्होंने कुल कितने कवियों को शामिल किया, तो इन्होंने कितने 358 कवियों को शामिल किया, जिसमें से हिंदी के कितने कवि थे, तो 220 कवि थे। इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें से क्या याद रखना है, इस सारे कवियों के द्वारा जो कुल कवियों की संख्या और हिंदी के कवियों को याद रखना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूल ग्रंथ गरसदा तासी द्वारा रचित, उसमें कवियों की कुल संख्या कितनी थी, तो 738 थी, और हिंदी कवियों की संख्या कितनी थी, तो 72 थी। ये इम्पोर्टेंट है। नोट देख लेते हैं, इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम क्या था, अंगद, एवं अंतिम कवि का नाम क्या है, तो हेमंत पंत है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठाकुर शिव सिंह सेंगर गरसदा तासी के बाद दूसरे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बताया जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास कह सकते हैं आप इसको, ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। गरसदा तासी के बाद तो दूसरे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, लेकिन भारतीयों में यह पहले विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। क्योंकि गरसदा तासी क्या थे, एक फ्रांसीसी विद्वान थे, यानी कि एक विदेशी विद्वान थे, और ठाकुर शिव सिंह सेंगर प्रथम भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। इनकी रचना का नाम देख लेते हैं, तो इनकी रचना का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई एग्जाम में पूछी भी गई है कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम क्या है, तो शिव सिंह सरोज है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1883 ईस्वी में द्वितीय संस्करण था। इसका प्रथम संस्करण क्या था, तो देख लेते हैं क्या है। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियों त्रुटियां रह जाने के कारण पूर्ण संशोधन पश्चात 1883 ईस्वी में इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया। इसीलिए क्या है, इसका द्वितीय संस्करण है कौन सा, 1883 ईस्वी में। जिसका प्रथम संस्करण था यानी कि सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था, उसमें बहुत सी त्रुटियां थी, इस कारण से इसका द्वितीय संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। और इसके प्रकाशक का नाम क्या था, यानी कि शिव सिंह सरोज के प्रकाशक का नाम क्या है, तो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई थी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं किसकी, शिव सिंह सरोज की। तो इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों या लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवियों का उल्लेख किया गया है, तो 1003 कवियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनकी विशेषताओं में, तो अगली विशेषता यह है कि इसमें कवियों लेखकों के जन्मकाल, मृत्युकाल, रचनाकाल इत्यादि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उसमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने गए हैं। तो यानी कि इन्होंने जो 1003 कवियों का उल्लेख किया है उसमें से उनके जन्मकाल, मृत्युकाल, रचना का उल्लेख भी किया गया है, लेकिन वो क्या है,
अविश्वसनीय यानी कि उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए क्या है वो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस पुस्तक का महत्व देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया, यानी कि इनने एक ही जगह सारे कवियों के रचना काल, मृत्यु, जन्म स्थान सब के बारे में एक ही जगह विस्तृत वर्णन किया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें परवर्ती इतिहासकारों की राय आसान हुई, यानी कि इनके बाद जो आने वाले इतिहासकार थे उनकी राय आसान कर दी, क्योंकि उन इतिहासकारों को इनकी इस पुस्तक से एक बेनिफिट मिला कि उनको एक ही जगह किसी कवि की जन्म स्थान, मृत्यु और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती थी। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो सरोज है। कौन सा है, शिव सिंह सरोज है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है, कमियां। तो अब हम देखते हैं कि इस ग्रंथ की शिव सिंह सरोज की कमियां क्या हैं। तो इस पुस्तक में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, यानी कि कोई काल विभाजन नहीं किया गया है। इन्होंने भी क्या किया है कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही क्या किया है, कवियों को शामिल कर दिया गया। इसमें भी कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम, आकार आदि में शामिल किया गया, यानी कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में कवियों को इन्होंने भी क्या दिया है, स्थान दिया है। जैसे कि अगर आप अमीर खुसरो को पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो बहुत पुराने यानी कि बाद के कवि हैं, उनके पहले भी बहुत से कवि हो चुके हैं, लेकिन अगर अल्फाबेटिकल फॉर्म में आप उनको रखेंगे तो वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि सरापा सा से आएगा तो वो नीचे चले जाएंगे। इस प्रकार से क्या है, आकार आदि यानी कि वर्णमाला क्रम में शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है एवं प्रसंगों को इच्छानुसार मोड़ा गया है। इसकी क्या है, कमियां हैं किसकी, शिव सिंह सरोज ग्रंथ की। और देखते हैं क्या है, तो उक्त कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। उन्होंने गरसदा तासी के ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह कहा था, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इस ग्रंथ को यानी कि शिव सिंह सरोज को भी क्या कहा है, वृत्त ग्रंथ कहा है, क्योंकि यह भी क्या है, इसको भी इतिहास ग्रंथ के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन इन्होंने एक प्रयास जरूर किया था, जो कि बहुत सराहनीय था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा यानी कि विक्रम संवत 770 तक ले गए, तथा कवि पुष्य पुण्य या पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पुष्य पुण्य या पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने माना है। तो ये दो कवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।